बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके साथ आने या ना आने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत ये है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ़ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार हैं। ना मैं कोई हीर हूँ कि आपके लिए घी की चूरी ले जाकर घंटों आपकी बांसुरी सुनती रहूँगी, ना ही आप रांझे के कबीले से तल्लक रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीज़ा सर अंजाम दें। सच यही है कि फ़र्क वाकई नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर असजद के माथे पर पसीना नहीं आया था तो उसकी वैध वजह दिसंबर का महीना था। इन दोनों की उम्र में 8 साल का फ़र्क था, मगर इस वक्त पहली बार असजद को ये फ़र्क 18 साल का महसूस हुआ था। वो उसे अपने से 18 साल बड़ी लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 साल की हुई थी, मगर इस वक्त असजद को लग रहा था जैसे वो टीन एज से सीधी हुदैर उम्री में चली गई थी, और ख़ुद वो एक बार फिर प्री टीन में आ गया है। वो इसके बिलमुकाबल टांग पर टांग रखे असजद के चेहरे पर नज़रें जमाए इसी बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतज़िर थी। असजद ने कुर्सी के हत्थे पर टिके उसके हाथ में मंगनी की अंगूठी को देखा और खंकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। असजद, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती और जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। असजद का दिन नहीं था, असजद ने इतराफ़ किया। और अगर आपका ये ख्याल है कि अटानवी बिज़नेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम यही डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का उनसर वाज़े था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने असजद को मज़ीद शर्मिंदा किया। शायद मैंने गलत बात की। शायद नहीं, यकीनन। उसने तीनों लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा, तुम जानती हो मेरे नज़दीक ये रिश्ता कितनी अहमियत का हमल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। असजद ने एक गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए बड़े जज़्ब से कह रहा था, और यकदम ही उसे एक बार फिर ये एहसास होने लगा था जैसे वो वहाँ मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। असजद को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अकब में मौजूद टैक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ बैरलान तक आ रही थी। बैर मौजूद कोई भी शख्स अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो अनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता
तो वो इस हैरान कुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में उससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी उन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहाँ तक 7वें लड़के का ताल्लुक़ था, वो ऐसी किसी चीज़ से मुतासर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा इस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के खुले हुए डब्बे, डिस्पोजल प्लेटें, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची खुची चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतलों से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली केन्स का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरीह का यह सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। इस वक्त वो उन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे जिनका इंतज़ाम उनमें से एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और इन 3 मौक़े पर वो 4 मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप की दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने एक स्कूल फेलो के तवस्सुत से इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में एक अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौके पर उन्होंने इन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी उन 7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। इनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा मुहासों से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक स्याह तंग डोरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात परोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल के कॉलर्स वाली एक चेकर्ड डार्क ब्लू शर्ट के साथ वो एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपनी दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटी नज़र डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर इस सुर्खी के बावजूद वो ऐसा कोई तासर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डबिया में मौजूद बाकी ड्रग को उन कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रा के साथ उसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने स्ट्रा को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पूरी पोर और थोड़ी से ड्रग रख कर ज़बान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे इलम में उसने बर्क रफ्तारी के साथ कुछ अपने दाएं हाथ पर थूका और ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश व हवास में था। उसके चेहरे के तासरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वह अपनी इस सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महफूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कलीन पर पड़े हुए बेरकेन से चंद घूंट लेते हुए जैसे ड्रग के ज़ैके को साफ़ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो चंद मिनट तक
कोन में मौजूद ड्रग को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के इस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इसी तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो परसोच अंदाज में इन सब को देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतवर्रम हो रही थीं, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली बार वो ड्रग इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पैर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से उसे पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़ा होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया और अपनी लड़खड़ाहट काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट की रिंग, वॉल्ट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवर्रम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जागर्स पहने और उनके तस्म को टखनों के गिर्द लपेट कर गिरा बांधी और फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो इनेक्सी की बैरूनी दरवाज़ा को खोलता हुआ बाहर लान में आ गया। इनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने अपनी नाक से कोई चीज़ बहती हुई महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा और उसकी उंगलियां चिपचाने लगी थीं। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को इनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा और उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा हुआ खून साफ किया। उसके बाद इसी रुमाल के साथ उसने अपना नाक से टपकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। उसने खंखार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरे सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठिठक गया। उसके नाक में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। फिर यकदम कोई चीज़ पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीबें तकसीम इनामात मुनक्कद की जा रही थी। 16 साला सलार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पेयर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सलार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मज़ीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड और ट्रॉफीज़ की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सलार सिकंदर बाकी सब से मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज़, शील्ड और सर्टिफिकेट के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150
क्यू लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए मुमकिन नहीं था।